तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3, जो कि है हमारा सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में हम नागरिकता बोलते हैं। उसके मेन टॉपिक हम कवर कर लेते हैं आज। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेसिक क्या है उसका। जो हमारा सिटीजनशिप है वो फॉल करता है हमारे आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में, और ये हमारा भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 2 के अंदर है। अमेंडमेंट इसमें देख लेते हैं, अभी तक आज तक कितना टोटल अमेंडमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद। पहला हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1955 में। सेकंड हमारा हुआ था 1986 में। थर्ड हमारा हुआ है 1992 में। फोर्थ हमारा हुआ है 2003 में। एंड फिफ्थ हुआ है 2015 में। सिक्स्थ हुआ है 2019 में। आज तक टोटल 6 बार अमेंडमेंट हुआ है। 2019 वाला तो आपने सुना होगा, काफ़ी इस पे चर्चा हुई थी दिल्ली में। जो सीए जो कानून था हमारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कैब भी बोला था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया में कितने टाइप की हमारी सिटीजनशिप है। तो इंडिया में सभी भारतीयों के लिए एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप ड्यूल सिटीजनशिप रखते हो तो आपकी जो वो इलीगल मानी जाएगी, और हमारे भारतीय संविधान के अंदर आपको सिंगल सिटीजनशिप का ही राइट्स है। ड्यूल सिटीजनशिप आपने देखी होगी, अदर वेस्टर्न कंट्री में होती है, यूएसए अमेरिका में है, कनाडा में है, इटली में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और भी कई कंट्रियों में है। वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, मतलब आप दो देश की नागरिकता एक साथ लेके रख सकते हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। कोई भी कंट्री हुई, इंडिया हुई या फिर कोई भी नेबर कंट्री हुई हमारी, तो उसमें किसी भी कंट्री में दो टाइप्स के या दो काइंड्स के जो पीपल हैं वो रहते हैं। एक तो होते हैं सिटीजन्स, जो उस देश के नागरिक हैं। दूसरा होता है एलियंस, जो कि फॉरेनर होते हैं, मोस्टली वही होते हैं, विदेशी, जिनको हम बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, जो सिटीजनशिप होते हैं हमारे, उनको फुल्ली राइट्स होते हैं। किस किस चीज़ के होते हैं फुल्ली राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के। एंड सेकंड वन पॉलिटिकल राइट्स जो उनके होंगे। थर्ड वन सिविल राइट्स होंगे। तो उनका जो वो फुल्ली एंजॉय करेंगे अपने राइट्स को, जो किसी भी देश के नागरिक होंगे। हम इंडिया में है तो इंडिया की बात करते हैं। जो भारत के नागरिक हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। वो फुल एंजॉय करेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स। एलियंस जो हैं उनके बारे में कुछ अलग से है। एलियंस का हम देख लेते हैं। एलियंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंडली एलियंस, जिसके साथ हमारे जिस भी कंट्री के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं जिस भी कंट्री के साथ, वो हो गए हमारे फ्रेंडली एलियंस। सेकंड वन है हमारा एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस जो होते हैं जिसके साथ मतलब इंडिया का या तो वार हुआ है या होने वाला है। इस कंडीशन में क्या है, जो हमारे फ्रेंडली अलायंस हैं वो कुछ हद तक हमारे जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं वो ले पाएंगे। बट एनिमी अलायंस में क्या है, दे डोंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेस्टिनेशन, जो डिटेंशन सॉरी, आर्टिकल 22 में हमारे दिया गया है, वो ये इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इंडिया में जो है एलिजिबल होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट, मतलब वो उसका क्या सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट बनता है इंडिया में उसके लिए। या तो बाय बर्थ इंडियन होगा या फिर बाय नेचुरलाइज होगा। नेचुरलाइज जो ये वर्ड है, इसको हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि नेचुरलाइज होता क्या है। ठीक है। इन यूएसए में देखोगे तो आप ओनली बाय बर्थ अमेरिकन आर एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट, मतलब वो ओनली बाय बर्थ अमेरिकन ही है जो यूएसए में प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जबकि इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप बाय बर्थ इंडियन हो या फिर बाय नेचुरलाइज सिटीजनशिप हो, भारतीय नागरिक हो, वो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल के बारे में। जो हमारा आर्टिकल 5 है, जो कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था तो उस टाइम पे नागरिकता मतलब क्या थी, उसका क्या मीनिंग था, मतलब कौन हो सकता है जो मतलब अपने कंट्री का जो नागरिक हो सकता है, वो कौन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन थी। तो उसमें आर्टिकल 5 में हमारी कंडीशन थी, ए पर्सन हु हैड इज डोमिसाइल इन इंडिया एंड एनी वन ऑफ थ्री कंडीशन। जो व्यक्ति है उसके पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर कोई एक कंडीशन, इसमें तीनों में से कोई एक कंडीशन पे फिट बैठना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 है बर्न इन इंडिया, ये तो भारत में उसका जन्म होना चाहिए। सेकंड है पेरेंट्स वाज बर्न इन इंडिया, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म इंडिया में होना चाहिए।
थर्ड वन है रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, या फिर वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का पिछले 5 साल से, जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, ये हुआ था हमारा 1950 में। तो यहाँ पे बिफोर 5 ईयर बोल रहा है तो 1945 मान लीजिए, एंड 1945 में ये रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ये आर्टिकल 5 में दिया गया है। आर्टिकल 6 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 6 के बारे में जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के, वो है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए, ये उनके लिए सिटीजनशिप राइट्स हैं। ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, ही हिज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसमें दिया गया या तो वह व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब जब भारत का बंटवारा होने से पहले उनका इंडिया में जन्म होना चाहिए, तो वो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। कंडीशन 1 में इसका है बिफोर 19 जुलाई 1948। कंडीशन 1 बोलता है या तो कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो कंडीशन थी वो थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, मतलब जिस डेट को वो माइग्रेशन किया है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का बिफोर 19 जुलाई 1947। तो उसको मतलब कोई एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ आफ्टर 19 जुलाई 1948, अगर इसके बाद वो करता है तो उसको एक 1948 में एक परमिट सिस्टम आया था, मतलब इसके तहत अगर आप माइग्रेट होना चाहते हो पाकिस्तान से इंडिया में या इंडिया से पाकिस्तान में, तो आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा उस देश का नागरिक बनने के लिए। कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें ये क्लोज था कि अगर आप माइग्रेट हो रहे हो 19 जुलाई 1948 के बाद, तो आपको एक परमिट सिस्टम के तरफ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया का। उसके लिए क्लोज है कि उसमें आपको एटलीस्ट मतलब 6 महीने तक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। आर्टिकल नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें सिटीजनशिप के राइट दिए हैं माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान में माइग्रेंट्स हुए उनके लिए। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, कि उसके बारे में जो व्यक्ति माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में इंडिया से आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रिसेटलमेंट, बट बाद में वापस इंडिया आ गया, इंडिया वापस आ गया फॉर रिसेटलमेंट, मतलब वहाँ से रिसेटलमेंट के लिए इंडिया में वापस आ गया, वो सिटीजन बन सकता है इंडिया का। उसमें कंडीशन ये है कि इन केस ही रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेम कंडीशन है जो हमने लास्ट आर्टिकल नंबर 6 में पढ़ी थी। वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर 6 मंथ व्हेन ही अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन फॉर हिज रजिस्ट्रेशन। इस क्लोज में वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है अगर वो अप्लाई करता है 6 महीने इंडिया में रह के, उस डेट से एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो डालता है 6 महीने का। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 8। इसमें जो सिटीजनशिप के राइट दिए हैं, इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब जो भारत से बाहर जो रहते हैं इंडियन, ये उनके बारे में है ये क्लोज। उस क्लोज में दिया गया है या तो व्यक्ति या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब भारत के बंटवारे से पहले उनका भारत में जन्म हुआ है किसी एक का, या तो उसका खुद का व्यक्ति का हुआ है या उसके पेरेंट्स का हुआ है या ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ है, बट वो रहते हैं बाहर दूसरी कंट्री में, ये क्लोज उनके लिए है। उसमें है इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस, जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है या उसके पेरेंट्स रह रहे हैं जिसको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वहाँ के जो डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के, मतलब किसी भी कंट्री में जो इंडिया की एम्बेसी लगा लो होती है, वहाँ पे उसको एज ए सिटीजन एज ए सिटीजन उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। तो इसका कुछ टाइम फ्रेम है, वो हम बात करेंगे आगे। आर्टिकल 9 में
बोला गया है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 में बोला गया है कि जो पर्सन है वॉलंटरी एक्वायर कर लेता है किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, मतलब वो इंडिया की सिटीजनशिप खो देगा अगर वो किसी अन्य स्टेट की फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है। तो आर्टिकल 10 में है हमारा कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि कंटिन्यू कब तक राइट्स हैं जो सिटीजनशिप के कंटिन्यूस रहेंगे। इसमें बोला गया है ए पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जब तक कोई लॉ या पार्लियामेंट के द्वारा कोई प्रोविजन ऐसा नहीं लाया जाता, तब तक वो जो सिटीजन है उसके जो राइट्स हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे। कोई भी सिटीजन हुआ उसमें, भारतीय नागरिक कोई भी हुआ, जब तक पार्लियामेंट कुछ चेंज नहीं करता बाय एनी लॉ, तब तक उसके जो राइट्स हैं वो कंटिन्यूस रहेंगे। आर्टिकल 11 है हमारा पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसमें बोला गया है पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to the acquisition and the termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। इसमें नागरिकता के बारे में जितने भी रिलेटेड मैटर हैं उनके बारे में बोला गया है कि पार्लियामेंट shall have the power, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है जितने भी हमारे रिलेटिंग मैटर्स हैं सिटीजनशिप के एक्विजिशन हो या फिर टर्मिनेशन हो, उसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोविज़न होगा पार्लियामेंट के द्वारा उसके पास पूरी पावर है उसको टर्मिनेट करने की या एक्वायर करने की रिलेटेड मैटर टू सिटीजनशिप नागरिकता के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में सिटीजनशिप के, जिसमें हम पढ़ेंगे the way of acquiring citizenship of India and losing the citizenship of India। धन्यवाद।